बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या होने जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ताहयात नहली जिसके तहत ख़त्म हो सकती है, कुछ ऐसा मामला हो गया, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर क्या पंजाब हुकूमत जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, भागना चाहती है, और फिर काफ लीग और PTI में फिर दूरियां बढ़ रही हैं। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बात है वो करेंगे जनाब EVM के हवाले से। कल जो वज़ीर आज़म साहब के इजलास, जो काबीना का इजलास था वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक धमकी दी थी सीधी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अगर ये EVM के जरिए इलेक्शन नहीं ना करवाते, टेंडर शेंडर नहीं देते मशीनें मंगवाने की, तो हम इनके फ़ंड रोक लेंगे। ये उन्होंने बात की, रोके जा सकते हैं। इस तरह की बात की काबीना के इजलास की जो कार्रवाई मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, ब्रीफिंग दी थी उन्होंने, तो वो जनाब उसमें मैंने कल विला किया था, भाई ये नहीं रोक सकते फ़ंड, तो उसके पास बड़े इख्तियारात हैं, वो इंतज़ामिया उनकी मदद करने के पाबंद है हर हवाले से, और फिर उनके इख्तियारात किसी कानून के ज़रिए जो है वो आईनी इख्तियारात कतन किसी सूरत भी, 222F का भी जिक्र किया था मैंने आर्टिकल का, वो नहीं हो सकते। ये हमें फवाद चौधरी साहब हवा में छोड़ रहे हैं, तो इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तरह का कल मैंने विला किया था। आज वो शिबली फराज साहब ने पर्दा ही उठा दिया इस बात से। उन्होंने कहा जनाब काबीना के इजलास में तो ऐसी बात ही नहीं कोई वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में हुई। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तशरीफ़ ले गए हैं। तो उस दौरान कुछ वज़रा ने ये EVM के हवाले से बात की, और बस इतना हुआ। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, और ये इसको बुनियादी इशू के तौर पे आज आप अखबारात उठा के देखें, इसको सुपर लीड के तौर पे अखबारात ने इस बात को लिया है। यह ज़ाहिर है यार, ये एक खुद मुख्तार अदारे के ख़िलाफ़ सीधा या उसके साथ एक क्लैश की बात है इंतज़ामिया की और इलेक्शन कमीशन की। बराह रास्त एक तरह से जंग करवाने वाली बात थी जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाई। लेकिन शिबली फराज साहब जो हैं, उन्होंने जो फरमाया है, उन्होंने फरमा दिया कि जनाब नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं थी, वो था, ये था। ये शिबली फराज साहब की बात मुझे सच लग रही है, और फवाद चौधरी साहब ने ऐमी हवा में एक बात छोड़ दी थी। वो पता नहीं कैसे क्या करना चाह रहे थे और क्या उससे नतीजा निकालना चाह रहे थे। EVM वाला मामला मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के बगैर इसको मामले को हल नहीं किया जा सकता। EVM के ज़रिए इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक इलेक्शन कमीशन इसको कह लें कि ओके ना करते, तब तक मुश्किल है। और फिर वैसे भी मैंने बात की हुई है कि इलेक्शन EVM के ज़रिए इलेक्शन जो होने को ज़रूरी नहीं उनको मंजूर कर लिया जाए, मान लिया जाए, उनको कबूल कर लिया जाए। ये ख़ुद इनके वज़ीर कह चुके हुए हैं कि जनाब को 100% नहीं होता सही हो। वो शेख रशीद साहब अपनी एक आज छोड़ गए हैं पहले ही कि जनाब वहाँ से पता नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इतने हलकों में ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो EVM को वैसे भी अपोजिशन शायद चैलेंज करने जा, ये अब EVM अकेला नहीं, जितने भी इलेक्शन एक्ट के ज़रिए, तरमीमी एक्ट के ज़रिए जो डाला गया है कवानीन में, EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग, पता नहीं क्या कौन सी सहूलत जो है वो देना वगैरह वगैरह, उसको ये मुख्तलिफ उसमें नकात ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यही है, खुद मुख्तार अदारे की जो इख्तियारात हैं उनमें ना कमी की जा सकती है, ना उनको सलब किया जा सकता है किसी कानून की बुनियाद पर। पहले आइन में तरमीम शरीम करने के अगर पोजीशन में हैं तो ठीक है, कर लें पोजीशन, आइन में तरमीम करके कर लें जो भी करना है। बहरहाल EVM वाले पे अगर इत्फाक हो जाता है, मुतमिन हो जाता है इलेक्शन कमीशन, और फिर वो लाखों की तादाद में ये मशीनें चाहिए होंगी, तो वो पता नहीं एक साल में बन भी सकती हैं, ये नहीं बन सकती, और एक दिन में सैकड़ों मशीनें जो हैं वो बन रही हों, तब कहीं जाकर वो पूरा होता है। फिर वैसे भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ हो सकता है नेट की सहूलत ना हो उस तरह, बहुत सारे देहात ऐसे हैं यहाँ इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है, वहाँ EVM कैसे काम करेगी। वो कहते नहीं जनाब ये कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर है, इसको वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो अपलोड कहाँ से होना है? फिर उसके लिए तो शहर में ही जाना पड़ेगा ना। अगर फ़र्ज़ करें कि वो वोटिंग मशीन कह रहे हैं, वोटिंग मशीन, उसके अंदर ही सारा कुछ
डाला हुआ होता है। एक तो उससे ये इस बात को तकवीत मिलती है कि जनाब पहले ही सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ की जा सकती है, और दूसरा उसको जब अपलोड करना है रिज़ल्ट को या जो भी करना है वो तो कहीं ऐसी जगह से जाके करना पड़ेगा जहाँ इंटरनेट की सहूलत हो। पहले भी RTS जब बैठी थी तो यही एक बहाना बना था कि जनाब उन इलाकों में जहाँ ये सहूलत ही मौजूद नहीं थी इंटरनेट की, तो वहाँ से वो रिज़ल्ट आने रुक गए थे, इसलिए ये गड़बड़ हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। इस तरह की बात है। बाहर फवाद चौधरी सब झूठे बह गए। शिबली फराज साहब ने पर्दा चुक देता कि वज़ीर आज़म को तो शायद पता ही नहीं था इस बात का। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में ये बात हुई है। वो कहते हैं वज़ीर आज़म नमाज़ पढ़ने गए थे, और ये देखना पड़ेगा कि क्या मीटिंग मिनट्स में ये चीज़ मौजूद है जिसका फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है। मेरा ख्याल है जो शिबली फराज साहब की बात है उससे तो ये लगता है कि मीटिंग मिनट्स जो मंजूर हुए हैं मिनट्स, उनमें शायद ये बात नहीं है कि जनाब फ़ंड रोक लेंगे। फ़ंड रोकने की मंजूरी कभी इन्होंने नहीं दी। ये बल्कि शिबली फराज की बात से क्या, ये 100% ऐसे ही है कि ऐसी कोई कबीना ने मंजूरी नहीं दी। वैसे गपशप आम कैजुअल माहौल में जैसे बात कर, यार इन्हों का फिर ना करिए कि इन्हों की रोक लीए, फंड रोक लीए, इन्होंने कितना इलैक्शन कमीशन को काबू किया जा सकता, ये वाली बातें होंगी कि इलैक्शन कमीशन को काबू करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे ये बैठ के आपस में। तो वहाँ ये बात आई होगी उन्होंने फंड शंड रोक लिए, ऐसे कहने जिन्हें ਅਸੀਂ फंड ही नहीं देवांगे ਤੁਹਾਨੂੰ आम कागज़ के नाल इलैक्शन करवाने वास्ते। दूसरा, पंजाब में एक पड़ा हुआ है इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन का। वज़ीर आज़म साहब जब पिछले दिनों आए थे तो यहाँ जनाब बड़ा कह कू के गए थे, जनाब इलेक्शन करवाओ, हमने जीत जाना है, ये होना है, वो होना है। तो अब मुझे लगता ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि खान साहब एमी बस कहीं ऊंची हवाओं में कहीं उड़ रहे हैं, तो ये जीत जूत कोई नहीं इनसे इनके मुकदरों में बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में। तो ये जनाब इन दरअल लंबा शंबा करो। फिर इसी मामले पे इनकी उनके साथ नहीं बन रही काफ लीग वालों के साथ। काफ लीग वाले फिर गए ने। अब बुज़दार साहब जो एक नया आर्डिनेंस ला रहे हैं, पहले एक आर्डिनेंस इन्होंने मंजूर किया था, ऐसा कर लें, ये कर लें, बराह रास्त मेयर वगैरह का जो इलेक्शन था वो बराह रास्त करने की बात। और ये वो गवर्नर साहब हैं बाहर मुल्क से, बाहर बैठ के ज़रा इनकी क्लास ले रहे हैं वो कि जनाब इतने तो शख्सियत परस्ती शुरू हुई है जमात के अंदर, वो अपना रोना रो रहे हैं। वही उसी तरह का रोना जब नून लीग में आखिरी दिनों में बती है ना, उसी तरह का रोना रोते थे वहाँ पे। अब इसी तरह का रोना उन्होंने फिर रो दिया है। तो बहरहाल उनकी अदम मौजूदगी में जो आपके परवेज़ इलाही साहब हैं, ये कायम काम गवर्नर, जब उनके पास वो मसवदा आया आर्डिनेंस के लिए, अजरा के लिए, तो उन्होंने उस पर ज़ाहिर गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो मसवदा जो बिल होता है उस पर एतराज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई एतराज़ कर दिया, उसमें जनाब एक तहसील कौंसल भी बनाई जाए, इस तरह उन्होंने कुछ और बातें की। तलीमी काबिलियत टेक्नोक्रेट्स के लिए जो सीटें होंगी तलीमी काबिलियत मुकर्रर कर दें, या अहदेदारों के लिए तलीम, 2-3 चीज़ें उन्होंने उसमें डाल के वापस कर दिया ताकि वो आर्डिनेंस मंजूर ना हो सके, वो लमक जावे थोड़ा जाए। और फिर उन्होंने बुज़दार साहब ने आज सुना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने कहा जनाब ये हम कानून जो आर्डिनेंस में तरमीम कर दिए एक मज़ीद शक डाल रहे हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो EVM के ज़रिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए। और भाई मेरे, वो पंजाब कितना बड़ा सूबा है, वो EVM इतने कहाँ से आएंगे? अगर अप्रैल में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने हैं 3 माह बाद, 3 माह में कैसे वो मशीनें बनेंगी इतनी ज़्यादा, लाखों की तादाद में कैसे मशीनें लाएंगे? और कैसे वो, उसको अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ सही तरीके से अंदाज। और जो उसके फ्रांसिक का ही है स्पेनिश कंपनी की तरफ से जो ऑडिट हुआ है उसका, उसमें उन्होंने कोई 30 के करीब उसमें गलतियाँ निकाल दी हैं जो आइन से मुतसादम है, आइन के मुनाफी चीज़ें हैं, वो निकाल दी। तो वो कैसे वो करेंगे? इसका मतलब ये है कि EVM के ज़रिए अगर ये डाल देते हैं बीच में तो फिर ये रौला पड़ा रहेगा इसी बात का कि जनाब EVM के ज़रिए कराएं, इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं करवाना है इसके ज़रिए। और फिर इलेक्शन कमीशन जो सवाई इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये वार्निंग दे दी है 30 नवंबर तक, यानी कल तक इन्होंने आर्डिनेंस जो था, जो भी कानून मंजूर करना था, बताना था इलेक्शन कमीशन को। फिर इन्होंने दरख्वास्त दे दी। परवेज़ इलाही साहब का जब ये हुक्म आ गया उसमें तरमीम तजवीज़ कर दी उन्होंने। तो
उन्होंने अब 1 हफ्ते का टाइम और दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई आपने जो करना है कर लें ऑर्डिनेंस वगैरह, तो फिर उसमें हम कर लेंगे, फिर वरना हम पुराने कानून के तहत अनाउंस कर देंगे इलेक्शन का और फिर शेड्यूल वगैरह जारी कर देंगे, जो भी होगा। शेड्यूल जारी भी हो गया तो फिर ये ऑर्डिनेंस कर देंगे, कर लेंगे। जो सवाई ऑर्डिनेंस होता है ये 90 दिन का होता है, जो वफाक का जारी करदा ऑर्डिनेंस है वो 120 दिन का होता है, ये 90 दिन के होता है। 90 दिन बाद इसको सूबाई असम्बली से मंजूरी लेना ज़रूरी होती है, या तौसीह करेगी या मुस्तरद करेगी या फिर मंजूर करेगी। कब अगले हफ्ते गवर्नर साहब तो शायद आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते इसमें तरमीम फ्रीम करके ये EVM डाल के डिले करेंगे। ये सियासी गेम कर रहे हैं कि जनाब हम तो EVM को क्योंकि तकवीत देना चाहते हैं इसलिए हम EVM के ज़रिए ही चाहते हैं, और EVM वो इलेक्शन के पीछे डिले कर रहे हैं। जनाब हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। PTI के पास सूबाई असम्बली में 90 दिन मैंने कहा ना ऑर्डिनेंस, तो उसके बाद क्या होगा, असम्बली में लाना पड़ेगा। PTI के पास है 184 वोट, और अक्सरियत जो है सादा अक्सरियत, उसके लिए 186 वोट चाहिए। काफ लीग के पास 10 है, और एक इनके पास कोई रफा पार्टी है, उसका एक बंदा इनके साथ है, वो एक मजहबी तंजीम है, और कुछ 4 बंदे जो हैं वो आज़ाद हैं। लेकिन जो मैंने गिनवाया ना कि PTI के 184 बंदे, उसमें 21-22 बंदे जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अभी तक इमरान खान के साथ उनकी वो जब से वो मामला बना है FIA वाला, अगरचे उन पर हाथ हौला कर दिया गया है FIA की तरफ से, इसके बावजूद उनकी इमरान खान के साथ वो कुर्बतें वो बहाल नहीं हुई हैं, और वो अपनी निजी महफिलों में ये कहते सुने गए हैं, बल्कि कहते रहते हैं कि कोई गल नहीं, आने दो मौका। जब मौके जैसे इमरान खान मुँह पे आटा ऐसे वो घुमा के बताते थे कि जनाब हाथ फेर कर कि जनाब ये मैं कर दूंगा, जो नकलें शक्लें जब बता रहे थे, इसी तरह की बातें कोई जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं। तो ये अगर आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं असम्बली में, पंजाब असम्बली में, तो वो ये एक मसला बनेगा, अच्छा खासा मसला बनेगा। और फिर वो डेडलॉक वाली बात लोग कर रहे हैं कि जनाब को डेडलॉक पैदा हो गया है काफ लीग और तहरीक इंसाफ में। इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, और मोहन सलाही और तारक बशीर चीमा जो है वो काफ लीग से हैं, असद उमर, शफकत महमूद और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो PTI की तरफ से हैं। वो देख रहे हैं कि जनाब बल्दियाती निज़ाम में कुछ करेंगे वो। अब जो चौधरी बरादर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो सुना है कि वीडियो लिंक शिंक के ज़रिए, और वो डटे हुए हैं कि नहीं भाई ये जो हमने तजावीज़ दी हैं इन पर गौर करें। देहाती जो हैं इलाके, उनको तो आप दे ही कुछ नहीं रहे बल्दियाती इलेक्शन में, उन पर हमारे तफजात हैं, ये है वो है। वो आज सारा दिन सुनने लगे रहे हैं, तो वो आखिर पे ये नतीजा निकला कि फिर गल करांगे थे, चलो कोई गल नहीं। और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो ग्रुप है काफ लीग, ये कुछ और गेम में है। ये अगले इलेक्शन में ये पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते हैं, या अगर अदम एतमाद आती है तब भी ये पंजाब में ये इनकी ख्वाहिश है। लेकिन नून लीग इनको वो कहते हैं कि काला चोर आ जावे, लेकिन चौधरी नहीं। और बल्दियाती इलेक्शन में चौधरीयों ने काफ़ी जोड़ तोड़ करनी है, चौधरीयों ने गेम डालनी है इसमें, और इन्होंने 3, 4, 5 अजला तक, ये अफवाहें हैं, 2-3 अजला तो इनके वो कहते हैं कि पक्के हैं, जहाँ ये इन्होंने अपनी ज़िला कौंसल या वो अपनी बल्दियाती जो है इन्होंने हुकूमतें जो हैं मुकामी हुकूमतें, उनमें अच्छा खासा इन्होंने वो हिस्सा ले जाना है। तो बहरहाल वो अपना एक काम करेंगे और ये अपना काम करेंगे, और इनका जो इत्तेहाद है वो बस में डामाडोल कच्ची डोरी ने बने हैं, वो ज़्यादा नहीं चलना यार, ये कहा जा रहा है। और वो कोई ना कोई बहाना शाना चलता रहता है। और फिर दूसरा वो जो मैंने कहा है कि ताहयात नहली वाली बात, कि नवाज शरीफ की ताहयात नहली क्या ख़त्म होने जा रही है, वो क्या तरीका होगा, क्या हो सकता है। एक तो ये आईनी तरीका है कि जनाब हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, कि जनाब आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर दी जाए कि आयत के तहत ताहयात नहली जो है वो होती है, या एक दफ़ा के लिए बंदा नहल होता है,
یہ 62(1)(f) ہے جس کے تحت صادق اور امین، جس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں صادق اور امین والا، وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ فاسق نہ ہو، سمجھدار ہو، ایماندار ہو، امانت دار ہو، اور اگر اس بابت اس کے خلاف کسی عدالت کی کوئی ڈگری موجود ہے، ان تمام چیزوں کو جو میں نے کہا ہے، جن کو سادہ الفاظ میں صادق اور امین کہتے ہیں، اس میں صادق اور امین کا اس طرح لفظ نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ نااہل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب تاحیات نااہلی ہے، تو کیونکہ 62(1)(f) کے تحت پاناما والے کیس میں اقامہ کے ذریعے نکالا تھا نواز شریف کو، تو وہ تاحیات نااہل ہو گیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواؤں اس میں کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے MPMNAs 5-7 تھے جن کو 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ وہ اس پہ انہوں نے اپیلیں کی ہوئی تھیں، نظر ثانی کی کچھ اپیلیں تھیں، کچھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے ججمنٹس کے خلاف اپیلیں تھیں، تو وہ 2-3 اپیلیں تھیں۔ وہ 5 رکنی ایک بینچ تھا جس کی سربراہی کر رہے تھے مسٹر جسٹس ثاقب نثار، اور باقی جو ارکان تھے ان میں عظمت سعید صاحب بھی تھے اور اعجاز الحسن صاحب بھی تھے، جنہوں نے پاناما والا کیس میں ان کا رگڑا نکالا تھا نواز شریف کا۔ وہ اس میں جب یہ نااہل ہو گئے تھے نا پاناما کیس میں، تو انہوں نے کوئی ترمیم شرمیم کر لی تھی قانون میں، اور ان کو پارٹی ہیڈ کے لیے انہوں نے وہ راستہ نکال لیا تھا، ان کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا تھا نواز شریف کو۔ اس کو شیخ رشید نے چیلنج کیا، ہوتا 2 مقدمات تھے، نوٹس ہو گئے ان کو بھی، نواز شریف کو بھی۔ نواز شریف کا میں آتے پارٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ جانے تے تسی جانو تے وہ بندے جانن جنہوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں کہ جناب تاحیات نااہلی نہیں ہوندی 62(1)(3) کے تحت 1F کے تحت، تو وہ اس بینچ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے میں مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ افتخار چیمہ اور دیگر جو کچھ MPs تھے، انہوں نے بھی اپنے اثاثے چھپائے تھے، لیکن ان کو نااہل کیا الیکشنز ایکٹ کے تحت، یا اس میں عوامی نمائندگان ایکٹ اس وقت ہوتا تھا، تو ان کو ایک دفعہ کے لیے نااہل کیا، یعنی ان کا الیکشن جو ہے انہیں صرف ڈی سیٹ کیا گیا۔ ان میں ان کو کر دیا انہوں نے تاحیات۔ اس میں جو 5 رکنی بینچ تھا ثاقب نثار صاحب والا، انہوں نے ان کو کر دیا، تشریح کر دی 62(1)(f) کی، کہ اس کا مطلب تاحیات نااہلی ہے، کیونکہ اس میں مدت کا تعین نہیں ہے، اس طرح کی بات اس میں کی۔ انہوں نے بڑا ایک کہہ لیں ایک سوبر انداز میں عدالت کا بائیکاٹ کیا نواز شریف نے، یہ کہہ کر کہ میں تو فریق ہی نہیں، اگر میں فریق ہوتا تو میں اعجاز الحسن اور عظمت سعید پر اعتراض کرتا کہ یہ اس بینچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پاناما میں اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے، یہ تو اسی ذہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو پاناما کیس میں انہوں نے بنایا تھا۔ بہرحال اب مسئلہ تھوڑا سا بڑھ گیا آگے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محمد احسن بون صاحب سے ابھی 2 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ 62(1)(f) جو ہے اس کی سپریم کورٹ تشریح کرے نئے سرے سے، کہ جناب اس کا مطلب تاحیات نااہلی ہے یا ڈی سیٹ ہے ایک مرتبہ کے لیے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو وفد ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سے بھی ملا تھا، دیگر جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی سپریم کورٹ کے، اور پھر جو آسمہ جہانگیر کانفرنس یہ وہ، اور پھر وکلا جو ہیں وہ کہتے ہیں عدلیہ کو بار بار کہ اپنے پیروں سے پار پاؤ جناب، اپنی ساکھ بہتر کرو۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہوا کہ اپنی عدلیہ جو اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے، عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے خود پر کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ انفارمیشن کی بات نہیں میں کر رہا، میرا اپنا خیال ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اب ایک پہلے وہ نیب آرڈیننس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کر دیں۔ وہ احسن بون صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وکیلوں کو کچھ نہ وہ اس میں اور چیزیں شامل کر رہے ہیں، وہ تھوڑی سی اپنی پکا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ایسا پکا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس قائل کر سکیں کہ بھائی یہ آرڈیننس ہمیں 2 نمبری ہے گی۔ وہ کہتے ہیں 1-2 دن اس میں اور لگ جائیں گے۔ اور اب انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب 62(1)(f) کی تشریح کے لیے باضابطہ ایک درخواست تیار کی جا رہی ہے، وکلا کا پینل بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خود ہیڈ کر رہا ہوں
उस पैनल को। मैं खुद वो पिटीशन तैयार करवा रहा हूँ अपनी निगरानी में। इस्लामाबाद पहुँच गए हुए हैं मोहम्मद हसन बून साहब, इस्लामाबाद में बैठ के वो सारा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये दरख्वास्त लेके जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे, ये नहीं कि लाइक माइंडेड 5 जज बैठ के फैसला कर देना। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस जिन्होंने ये पहले भी फैसला दिया हुआ है, 2 बंदे, इजाज़ुल हसन साहब तो थे ना उसमें, तो वो भी बैठे पूरी कोर्ट बैठे, फिर बैठ के ये फैसला करें कि क्या इससे मुराद ताहियात नहली है या एक दफ़ा डिसीट करना है। देखना, अब तायब होने का हक तो हर बंदे को, अगर एक दफ़ा बंदे ने एक झूठ बोल दिया, इसका मतलब ये तो ना है कि वो दोबारा माफ़ी नहीं मांग सकता। अगर वो गुनाह है और वो माफ़ी मांग लेता है तो वो उसके कहते हैं वो कोई, अगर इसका मतलब ये लिखा हो कि उसका मतलब है कि तय्यन नहीं है, जैसे तौहीन अदालत में है कि 5 साल सज़ा पूरी करने के 5 साल बाद वो अहल हो जाता है, तौहीन अदालत में जो सज़ा याफ्ता हो। तो यहाँ टाइम का चक्कर ही कोई नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं कि टाइम ना लिखना, वक़्त ना लिखने का मतलब ये है, जो साकिब निसार वाली अदालत थी वो कह गई है, उसका मतलब ये है कि वो ताहियात है। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर टाइम नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 मरतबा है। ये तो अब अदालत ने तशरीह करनी है। अगर आइन में तरमीम करके वो टाइम लिख दें कि इससे क्या मुराद है, इसकी तशरीह भी कर सकते हैं वो पार्लियामेंट भी, लेकिन पार्लियामेंट तो इस अब आइन में तरमीम के वो काबिल ही नहीं है, इतनी उनमें है ही नहीं, ना उनके पास सकता है ना उनके पास सकता है हुकूमत के। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट में वो मामला उठाने जा रहे हैं। और मोहम्मद हसन बून साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और इस्लामाबाद में पहुँचे हैं अभी 1 घंटा पहले जब मेरी बात हुई है उनसे, तो वो कह रहे हैं जनाब इस पिटीशन पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। नैब के बाद पहला काम 62(1)(f) की तशरीह करवानी है हमने सुप्रीम कोर्ट से, और वो कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसका मतलब है डिसीड 1 मरतबा के लिए नहल, परमानेंट नहली इसका मतलब नहीं है। अगर वो ये मामला हो जाता है तो जहांगीर तरीन साहब भी अहल हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब भी नहल हो जाएंगे, और 62(1)(f) के तहत जितने भी बंदे निकाले हुए माजी में इन्होंने ताहियात नहल हो गए हुए, वो सारे हो जाएंगे अहल, अगले इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ का वो मामला चल रहा है, नैब के जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस, उनमें 10 साल के लिए नहली उनकी होगी हुई है, वो ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, ताहियात वाला जो है चक्कर है ना, उसमें से वो निकल जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब तो फ़ौरन उसमें आ जाएंगे, इलेक्शन के अहल हो जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।